सरकारी नौकरी हम सबके मन में कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक सम्मान है, एक रिस्पेक्ट है। और इसके चलते कभी कभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसकी तैयारी करते, अपनी दिन रात को झोंक देते। और जब उनको ये नौकरी मिल जाता है, बड़े खुशी से उनके परिवार वाले उनके लिए गर्व करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के के बारे में जिसको एक सरकारी नौकरी मिलता है। इसके चलते वो अपने घर से थोड़ी दूर इलाके में जाता है, एक आउटर इलाके में जाता है आप कह सकते हैं। और वहाँ पे उसके साथ कुछ ऐसा घट जाता है जो कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किसके साथ हुआ था, जानने के लिए सुन लीजिए इस पूरी कहानी को। आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, जब आप ये पूरी कहानी को सुन लेंगे आपको दिल से एक सुकून आएगा और साथ में एक अजीब सा खौफ भी आपके मन में बैठ जाएगा अगर आप इस तरीके की कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आज की जो कहानी है बेसिकली उड़ीसा से है। और इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ आप सबकी दोस्त पार्थसारथी राउत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी इस आज की कहानी में। और आप लोगों से दिल से एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना, आखिरी तक सुनना। और अगर वीडियो पसंद आता है इसे एक लाइक कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से, एक कमेंट से, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरह से कहानी बनाने के लिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों, हफ्ते में दो बार कहानी लाता हूं। मेरा और भी कुछ काम है, मैं पढ़ाई करता हूं और फिर भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे कहानी लेके आता हूं। इसलिए रिक्वेस्ट है इसे कर देना, मुझे पता है आप कर लेंगे। और एक चीज़, अगर आप लोगों के पास भी से कोई कहानी जानकारी है तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो के नीचे मेरी ईमेल आईडी से आपको दिख रहा होगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाए, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह से मनोरंजन कहानी सुनने के लिए। ज़्यादा देर न करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली एक कहानी है विशाल की, जो कि बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करता है। उससे उड़ीसा में ही एक नौकरी मिलता है जो कि फॉरेस्ट गार्ड की होता है। तो फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी आप लोगों को पता होगा, इनको जंगल में घूमना पड़ता है, ऑफिस होता है बेसिकली, बट फिर भी इनका ड्यूटी ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में ही होता है। तो इनकी घर से थोड़ी दूर पे एक अदर डिस्ट्रिक्ट में इनको पोस्टिंग मिलता है। तो इनकी पोस्टिंग में क्या होता है कि वो जहाँ पे जाते हैं उस एरिया में लोग मानते हैं ऐसे कि डायन की जो कहानी है ना उस एरिया में ज़्यादातर चलता है। और वहाँ पे आए दिन आप कह सकते हैं ऐसे अजीब गरीब घटनाएं न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ की हेडिंग्स में आता है कि वहाँ पे डायन के चलते एक औरत को, मतलब ये संदेहास्पद चीज़ें हैं, इसके चलते किस औरत को उन्होंने जला दिया, कुछ इस तरीके से वहाँ पे आए दिन होता है। उड़ीसा में ऐसे डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, जहाँ पे डायन को, मतलब वो मानते हैं कि इस औरत के अंदर डायन है, इस वजह से वो औरत को वो जला देते हैं, मार देते हैं। मतलब इतना ब्रूटली वहाँ पे चीज़ें होता है। तो मैं जब पहली बार इसके बारे में सुन रहा था तो मुझे भी थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे भी होता है। इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे इस तरीके की आज भी सुपरस्टिशन चलता है, या फिर सच्चाई भी हो सकता है, हमें नहीं पता है उसके बारे में। तो विशाल की पोस्टिंग ऐसे ही एक इलाके में होता है जहाँ पे बड़ा डेंस फॉरेस्ट रहता है, घना जंगल रहता है। उस एरिया में क्या होता है कि इन लोगों को, इनका जो पोस्टिंग होता है, इनका ट्रेनिंग के बाद रिसेंटली उसका पोस्टिंग इतनी दूर पे होता है। और वो एरिया आप कहते हैं ना सेंसिटिव एरिया होता है, उस एरिया में आप कह सकते हैं जो माओवादी नक्सलाइट एरिया होते हैं ना, उस तरीके का एरिया भी वो था बेसिकली। तो उस एरिया में उनका पोस्टिंग होता है। उस एरिया में जब उनका पोस्टिंग होता है, उनके साथ एक और गार्ड उनके पास एक क्वार्टर में रहते हैं। और इनका जो ऑफिसर होता है, मतलब बीट ऑफिसर होता है या फिर फॉरेस्टर जो होता है, उस हिसाब से इनको एक ऑफिसर मिलता है, जो कि इनकी जो ऑफिस है, मतलब ये जो गार्ड है, गार्ड की ऑफिस से फॉरेस्टर की ऑफिस लगभग आप कह सकते हैं 16 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर था। इनके पास एक बाइक था, इस बाइक से वो यहाँ से वहाँ तक जाते थे। और उनके फॉरेस्टर के पास जो भी उनका ऑफिशियल गाड़ी, जीप वगैरह था। तो इनको ड्यूटी मिलता है कि इनके एरिया में जो भी फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे अगर कोई, मतलब बेआईन तरीके से अगर कोई काट रहा है पेड़ पौधे को, तो इनको वो देखना है और रिपोर्ट करना है। तो बस ऐसे ही इनको नौकरी मिलता है और ये ऐसे ही करते हैं। तो एक दिन इनकी ऐसे मीटिंग चलते चलते इनके फॉरेस्टर ने इन लोगों को हिदायत दे दी, सख्त हिदायत दे दी कि अगर अगली बार हमें तुम्हारी, मतलब तुम्हें जो एरिया मिला है उस एरिया में अगर ऐसे कोई गलती होता है
तो तुम्हारे लिए हम मतलब ऊपरी ऑफिसर के पास तुम्हारी शिकायत कर देंगे कि तुम ढंग से काम नहीं कर रहे हो, फिर जो भी होगा तुम्हारे ऊपर तुम संभाल लेना। तो इसलिए विशाल के पास एक और लड़का रहता था, इसका नाम है श्रीकांत। तो विशाल और श्रीकांत दोनों ही एक कमरे में रहते थे। जो श्रीकांत है वो थोड़ा आप कह सकते हैं ना थोड़ा पुराना था, मतलब विशाल से तो पुराना था। विशाल नया नया ज्वाइन किया था, लेकिन श्रीकांत विशाल से बहुत पहले ही ज्वाइन कर लिया था। तो बस ऐसे ही ये दोनों सोचते हैं कि यार हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है हमारे एरिया, और वहाँ पे लोग जंगल के अंदर ऐसे पेड़ पौधे काटते हैं। तो जिस दिन उनका मीटिंग था उस दिन वो वापस आते हैं अपनी रूम में और खाना पानी करके वो सोचते हैं कि दिन में एक बार वो पूरा एरिया जिस एरिया में बोल देंगे यहाँ पे ज़्यादा पेड़ की कटाई होता है उस एरिया में ये जाएंगे और देख के आएंगे कि यहाँ पे कोई भी उनको अगर ऐसा मतलब जो गतिविधि होता है और इनको पता चलता है तो फिर वो इस एरिया में मतलब उनकी जो फॉरेस्टर है उनको रिपोर्ट कर देंगे कि सर यहाँ पे कुछ हो रहा है, आप आ जाइए। तो दिन में जाते हैं, लेकिन दिन में उनको ऐसा कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। और एक चीज़ मैं बोल दूँ कि ये जो दोनों लोग जिस एरिया में गए थे उस एरिया में ना थोड़ा जो माटी होता है ना वो थोड़ा गीला होता है, जो मिट्टी था वो गीला रहता है। तो ये दोनों सोचते हैं कि ठीक है भाई, अगर यहाँ पे अगर कोई आता तो यहाँ पे मतलब जो मशीन वगैरह लाते हैं उसका निशानी भी रह जाता है, पैर की निशान रहता है। लेकिन ये देखते हैं कि इस एरिया बिल्कुल खाली है। तो फिर वो एक दूसरे एरिया में जाते हैं, उस एरिया में भी वो ढूंढते क्या होता है कि फिर उनको लगता है कि यार यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो वापस आ जाता है। तो फिर वो सोचते हैं कि यार दिन में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात में अगर हो जाएगा तो फिर हम दोनों की काम तमाम। तो दोनों रात में लगभग 8 साढ़े 8 बजे खा पी के रेडी हो जाते हैं। और ये जो चाबी होता है ना, रूम की चाबी ज़्यादातर विशाल के पास ही रहता था। तो विशाल बोलता है मतलब लेकिन उम्र में बड़ा विशाल था, और ये जो उसके साथ श्रीकांत था उम्र में छोटा था, लेकिन वो पहले पोस्टिंग ले लिया था। तो विशाल सोचता है कि ये रूम की चाबी को श्रीकांत के हाथ में दे देता हूँ और दोनों मिलकर निकल जाएंगे और साथ में फ़ोन पे बात करेंगे। तो दोनों निकलते ही उनकी कमरे से निकलने के बाद श्रीकांत अपने लेफ्ट साइड की पॉकेट पे जो विशाल की दी हुई चाबी को रखता है लेफ्ट साइड की पॉकेट पे, और दोनों निकलते हैं अपनी रूम को लॉक करके, जो उनकी सरकारी क्वार्टर था उसको लॉक करके दोनों निकलते हैं। धीरे धीरे चलते हैं, और चलने के बाद फॉरेस्ट के अंदर वो जाते हैं रात में। उनके पास टॉर्च वगैरह सब कुछ था, और साथ में कुछ हथियार भी था, क्योंकि जंगल में आपको पता है जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है। तो जाने की कुछ देर जाने के बाद अंदर वो कुछ देर जाते हैं, जाने के बाद उनको एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पे सोचते हैं कि अगर हम दोनों एक साथ में जाएंगे इस तरफ शायद कोई पेड़ काट के भाग जाएगा और हमें नहीं पता चल पाएगा। तो दोनों सोचते हैं कि तू इस तरफ जा, मैं इस तरफ जा, मतलब विशाल एक तरफ जाएगा और जो श्रीकांत है वो एक तरफ जाएगा। तो वही करते हैं दोनों, एक तरफ वो चले जाते हैं और साथ में दोनों फ़ोन पे बात करते रहते हैं धीरे धीरे हल्के हल्के, क्योंकि अगर कोई देख लेगा इनको तो भाग जाएंगे या फिर इनके ऊपर हमला हो सकता है। वहाँ पे ऐसा ही होता था, मतलब फॉरेस्टर या फिर फॉरेस्ट गार्ड को जो माफिया लोग रहते वो मार भी देते थे कई बार। तो ये होता है होने की बात, या फिर कई बार उनको उठा लेते थे। आप कह सकते हैं ना, वहाँ पे जो नक्सलाइट थे वो भी इस तरीके की हरकत कर लेते थे और इनको लेके फिरौती मांगते थे, इस तरह का होता था। ये दोनों जाते हैं धीरे धीरे करके, बिल्कुल संभलते चुप आते हुए जाते हैं जंगल के अंदर। तो जाते जाते इन दोनों को ऐसा जो विशाल था वो देखता है कि यार उसको जिस एरिया मिला है उस एरिया में कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे ना कोई आदमी है, कोई गाड़ी है, कुछ भी नहीं था। और वो जिस एरिया में बोलते हैं ना ज़्यादातर वो ज़्यादा सेंसिटिव था, इस एरिया में ज़्यादातर पेड़ कटाई होता था, उस एरिया में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उसके आसपास एरिया पे वो बिल्कुल अच्छी तरीके से छान लेता है। उस वक्त रात के लगभग ये 8 बजे निकले, रात के लगभग 12 बजे के वक्त हो गया था। तो फिर वो सोचता है कि यार यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। तो वो क्या करता है, उस एरिया से जिस तरफ उसको घूम के जाना था, मतलब विशाल के पास, वो उस तरफ जाता है। धीरे धीरे करके वो विशाल जिस एरिया में आया था उस एरिया में पहुँच जाता है। और इनका एक बातचीत हुआ था कि विशाल तू यहाँ पे आके मुझसे मिलेगा। तो दिन में इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था जो रात में जाएंगे और यहाँ पे जाके वो वहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ तक विशाल जाएगा और वहाँ पे आके पहुँच जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे एक जगह पे और फिर वो वापस आ जाएंगे। तो जब वो वहाँ पे पहुँचता है वो देखता है कि अभी तक श्रीकांत नहीं आया है। विशाल पहुँच के ये देखता है, तो फिर कुछ देर आगे जाता है जिस तरफ मतलब विशाल जिस तरफ नहीं आया था, मतलब श्रीकांत जिस तरफ आया था उस तरफ जाता है विशाल और जाके देखता है। तो वहाँ पे भी कहीं पे भी आप कह सकते हैं श्रीकांत नहीं है। तो वो सोचता है कि शायद यहाँ तक वो नहीं आया है क्या,
वापस चला गया क्या, वो सोच के वो टॉर्च मार के देखता है उस एरिया में, क्योंकि गीली मिट्टी था, अगर वो आता तो उसके पैरों की निशान छप जाता, मतलब वो शू पहन के आते हैं ना, तो देखता है वहाँ पे शू का एक भी निशान नहीं था, इसके पैर की एक भी निशान नहीं था। तो सोचता है शायद उसने नया है, उसे झूठ बोल के वो भाग गया है, मतलब भाग गया है शायद। तो ये सोच के वो कुछ देर आगे जाता है, फिर देखता है वहाँ पे कोई नहीं। तो इसे वापस जाते जाते अपने कमरे तक वो सारा एरिया को छानते छानते जा रहा था विशाल। तो वो देखता है मतलब जहाँ से इन लोगों ने शुरू किया था उससे पहले या फिर उस रास्ते में भी उसका कोई पैरों की निशान नहीं था। तो ये थोड़ा हैरान होता है और वो डर जाता है। डरने के बाद वो अपने कमरे तक आता है और वो देखता है उनकी जो कमरा था ना, जो सरकारी क्वार्टर था, उसका जैसे ही उन लोगों ने बंद करके गए थे उस तरीके से ही उनका जो कमरे की दरवाज़ा अभी भी वहाँ पे एक ताला लगा हुआ है और जो कि बंद है। तो ये देख के विशाल डर जाता है। उसके मन में कहीं ना कहीं अजीब अजीब ख्याल आने लगता है, क्योंकि उनको पता था इस तरीके से हादसा पहले हो चुका है कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किसने उठा लिया, किसने किडनैप कर लिया या फिर मार देते हैं, इस तरीके से जंगली जानवर ने कुछ कर देता है, ऐसा होता है आए दिन। तो ये सब सोच के ना घबरा जाता है, क्योंकि इसको फिर रिपोर्ट करना है कि दोनों ने मिल के गए थे, ये सब हुआ था। तो ये डर डरते क्या करता है कि अपने जो सीनियर ऑफिसर थे, जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनके पास वो फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद वो बोल देता है कि सर अभी रात की 3 बजे के वक्त थे और हम दोनों लगभग रात के 8 बजे निकले थे और एक पॉइंट पे इस पॉइंट पे हम दोनों मिलने वाले थे और हम अभी जब मैं उस एरिया से होके हुए आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे श्रीकांत का कोई नामो निशान नहीं है और अभी मेरे रूम की दरवाज़ा अभी ऑफ है, मतलब बंद है। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उनके फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम अभी रात के 3 बजे की वक्त है, कुछ देर के बाद सुबह हो जाएगा। मैं सुबह जितनी सुबह हो सकता हूँ सारे टीम को लेके मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ और हम ढूंढ लेंगे उसे, तुम चिंता मत करो। तो विशाल सोचता है कि ठीक है फिर और क्या करते हो, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं अब कैसे इतना अजीब सा खौफ आ गया था कि अकेला वो उसी कमरे में रहेगा जहाँ पे उसकी दोस्त रहता था, क्या करेगा वो सोचता है। और उसकी ऑफिसर बोलता है कि तुम चाबी अभी तोड़ दो, ताला तोड़ दो, तोड़ने के बाद उसके अंदर घुस जाओ और फिर इंतज़ार करो सुबह होने की। तो वही करता है विशाल, वो एक पत्थर उठाता है और वहाँ पे और उसे तोड़ देता है उस ताले को। तोड़ने के बाद वो जब रूम के अंदर घुसता है और रूम की हालत को देख के वो डर जाता है और रूम के अंदर वो कुछ ऐसा देख लेता है, ये देखने के बाद उसके मतलब हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वो देखता है रूम के अंदर मतलब जो श्रीकांत था उसके दोस्त, वो लेट के सो रहा है। तो वो मतलब अपने सर पे हाथ रखते रहता है, भाई कैसे हो सकता है, और वो उसे श्रीकांत को उठाता है, हिलाते उठाता है, श्रीकांत उठ। तो श्रीकांत उठता है, उठने के बाद वो पूछता है कि यार तू कब आया, अगर तू अंदर है तो तेरी जो हमारी रूम की जो ताला है उसको किसने डाला, मतलब किसने बंद किया था उसे। तो बोलता है कि आपने ही तो जब गए आपने तो ताला लगा के गए थे। उसने बोला कि यार देख तेरे पास तो चाबी है, तो मैं तुझे कैसे लॉक कर सकता हूँ। तो बोलता है हाँ मेरे पास तो चाबी था, लेकिन हाँ कैसे हुआ, वो अपनी पॉकेट में से वो हाथ डालते हैं और एक्चुअली जो लेफ्ट साइड पॉकेट में उसने चाबी रखा था वो चाबी है। और इन दोनों के पास 2 चाबी नहीं था, उनकी फॉरेस्ट ऑफिसर के पास 1 चाबी था और इनके पास 1 चाबी था। ये दोनों घबरा जाते हैं कि हुआ तो हुआ क्या। अगर विशाल ने यहाँ तक जाके घूम के आया और यहाँ तो वो बोलता है कि श्रीकांत के साथ वो बातचीत करके गया था, तो श्रीकांत यहाँ पे कैसे आ सकता है, और श्रीकांत आ गया तो विशाल किसके साथ घूमने के लिए गया था। ये सोचने के बाद वो दोनों कहीं ना कहीं बुरी तरीके से घबरा गए थे और अपने फॉरेस्ट ऑफिसर के पास वो फ़ोन करते हैं और वो बताते हैं कि सर श्रीकांत यहाँ पे है और मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है। तो उनकी जो फॉरेस्ट ऑफिसर था वो बोलता है कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं है, और ऐसे होता है, इल्यूजन कहीं बार हो जाता है, तुम अभी सो जाओ। तो ये सो जाते, सो जाने के बाद ये तो जो हुआ था ये विशाल के साथ हुआ था, होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 दिनों के बाद ऐसे वो अपनी ऐसे ड्यूटी में जा रहे थे, लेकिन ये श्रीकांत नोटिस करता ना विशाल की उस दिन के बाद से, जो हादसा हुआ था विशाल के साथ उस दिन के बाद से श्रीकांत ये नोटिस करता है कि विशाल थोड़ा कटा सा रहने लगता है। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, घर वालों की फ़ोन आ रहा है तो काट देता था, मतलब ये जंगल में रह रहे, कभी कभार उनकी फ़ोन कनेक्ट हो पाता था बड़ी मतलब मुश्किल से, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता था। और फिर भी इन लोगों ने बात करते थे जैसे तैसे मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह तक जाके। लेकिन वो देख रहा है ना
श्रीकांत ये नोटिस कर रहा है कि विशाल किससे बात नहीं कर रहा, और विशाल ना कई बार कुछ अजीब सी चीज़ें बड़बड़ाने लग जाता है और कुछ बोलने लग जाता है। और कई बार वो होता है ना ऐसे, अगर गैस पे वो कुछ खाना बना रहा है, विशाल वो ऐसे खाना को उठा के फेंक देता था कई बार। और ऐसा होता था कई बार वो अपने हाथ चूल्हे के ऊपर रख देता था, मतलब अजीब हरकत करने लगता है। ये सबको देखता ना, ये जो भी हो रहा था ना सिर्फ 2 दिन के अंदर ही हो रहा था, क्योंकि 2 दिन के बाद एक बड़ा, आप कह सकते हैं ना, बुरी हादसा हो जाता है उन लोगों के साथ। तो ये होने के बाद क्या होता है कि 2 दिन ऐसे करके बीत जाता है, बहुत कुछ हो गया था। इसके चलते विशाल ने एक बार, आप कह सकते हैं ना, एक जगह पे वो भागते हुए रात में चले गया था। श्रीकांत ने अपने फॉरेस्ट ऑफिसर को फ़ोन किया और उन लोगों ने आए रात में और बड़ी परेशानी से उसे संभाल के वहाँ पे ले आए थे। तो फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, मतलब 2-3 दिनों के बाद क्या होता है कि ये एक रात इन लोगों ने सोए थे और विशाल उठता है। उठने के बाद ना, जो श्रीकांत सो गया था, श्रीकांत को गला दबाने लगता है, श्रीकांत की गला दबाने लगता है। और श्रीकांत को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। विशाल, मैं आपको बताया था, विशाल थोड़ा उम्र में बड़ा था, श्रीकांत छोटा था, और शरीर की तुलना में भी आप कह सकते हैं ना, जो शरीर के मुताबिक श्रीकांत थोड़ा कमज़ोर था विशाल से। विशाल थोड़ा बड़ा था, तो उसकी गला जब दबाने लगता है ना, तो श्रीकांत कहीं ना कहीं हड़बड़ा जाता है। वो सोच नहीं पाता है कि क्या करना है। उसके पास आप कह सकते हैं ना कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से विशाल के सर पे वो वार करता है और विशाल वहीं पे ठहर हो जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर उनकी सीनियर ऑफिसर के पास वो फ़ोन करते हैं, और आप मानो या ना मानो, उनके सीनियर ऑफिसर जब आते हैं, उनको थोड़ा इस चीज़ों के बारे में पता था। इस बार वो अकेले नहीं आते, उनके साथ में उस एरिया में जो एक तांत्रिक जैसे लोग होते हैं ना, जो डायन को झाड़ते हैं, मतलब झाड़ फूँक करते हैं डायन वगैरह को, उनके साथ में आते हैं। और जब वो आते हैं, विशाल को देखते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि विशाल के साथ क्या हुआ था। तो फिर विशाल को ऐसे ये करते हैं, जो भी उनका प्रोसीजर होता है करने के बाद जब विशाल की होश आता है, मतलब विशाल ठीक हो जाता है, विशाल को जब इसके बारे में पता चलता है और उस सब चीज़ों के बारे में वो थोड़ा बहुत रिकल कर पाता है। लेकिन ये जो 3 दिनों के अंदर इसके साथ जो हुआ था, उसके हाथ जल गए थे, मतलब उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गया था। वो बहुत कुछ अपने साथ कर लिया था, बाल को उखड़ने लग गया था, इस तरीके से बहुत कुछ वो कर लिया था। इस वजह से जब वो अपनी हालत देखता है और ये सब देखता है, वो डर जाता है। डरने के बाद वो सोचता है कि यार, अगर मेरी ज़िंदगी, अगर मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा तो इस ज़िंदगी का मैं करूँगा तो क्या। उसके घर वालों को फ़ोन करके बताता है और उनके घर वाले सीधा बोल देते हैं, नौकरी गई भाड़ में, हमारा बच्चा हमें चाहिए, तुम छोड़ के चले आओ। और विशाल उस दिन से वो जगह छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो सरकारी नौकरी को भी छोड़ देता है। छोड़ने के बाद अपने घर में आ जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है। और उस दिन के बाद से आज तक विशाल जब भी उस सारी चीज़ों के बारे में सोचता है, सारे हादसा के बारे में सोचता है, वो आज भी उसकी जहन में, आप कह सकते हैं, जिंदा है। और आज भी जब वो उस चीज़ उसकी जहन में आ जाता है ना, वो घबरा जाते हैं बुरी तरीके से। मुझे आज भी श्रीकांत की शक्ल में ना, वो जो भी था, वो एंटिटी, जो भी वो एंटिटी था श्रीकांत की शक्ल में, वो उससे आज भी दिखाई देता है। और आज भी वो श्रीकांत से बात करता है, लेकिन श्रीकांत ठीक है। श्रीकांत उस जगह छोड़ के एक दूसरे एरिया पे श्रीकांत को शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि हादसा के बाद। तो श्रीकांत भी ठीक है, लेकिन विशाल ने नौकरी छोड़ दिया। तो यही था आज की कहानी, एक सच्ची घटना था। मुझे उम्मीद है अगर आप यहाँ तक की कहानी सुन चुके हैं, ये आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। रियल इंसिडेंट है, इसमें मैं ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, वही आपको मैं सुनाता हूँ। तो इसलिए अगर आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों की इस तरह से छोटे छोटे एफर्ट से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है, तो आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो वो लिख देना, ठीक है, यही कर देना मेरे लिए। और आप लोगों के पास भी अगर ऐसे कोई कहानी जानकारी है तो आप मुझे ज़रूर भेजिए। मैं आप लोगों की कहानी को भाव से पढ़ूंगा और अपनी सारे मेंबर, सारी जो परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर लूँगा, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही कमाल धमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।